फ्रेंड्स, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट आपसे डिस्कस करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी मैथमेटिक्स में कहा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं बेसिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें पहला पॉइंट है द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड ओनली बिटवीन वेक्टर्स, दैट इज एन एक्सप्रेशन लाइक 5 क्रॉस बी और a क्रॉस पाई एक्सेट्रा हैज नो मीनिंग। इसमें आपसे यह बताया जा रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट मीनिंगफुल तभी होगा जब दोनों के दोनों वेक्टर्स होंगे। अगर एक नंबर है और एक वेक्टर है तो उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंग लेस होगा। आइए सेकेंड पॉइंट देखिए, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज ए वेक्टर, नेवर ए स्केलर और रियल नंबर। ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक वेक्टर आएगा, नंबर नहीं आएगा। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा चुके हैं कि ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रियल नंबर आएगा, जबकि ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर आएगा, एक नंबर नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है हेंस सम डायरेक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के साथ कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर एसोसिएटेड होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, हम यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के बारे में आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये ए क्रॉस बी का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये केवल उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू दी गई है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब देखिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। यहां पे देखिए साफ साफ दिखाया गया है ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि यहां पे देखिए रेड कलर से ए क्रॉस बी वेक्टर दिखाया गया है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं इसमें। अब फ्रेंड्स, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन को कंप्लीटली समझने के लिए हमें कुछ और जानना जरूरी होगा। आइए आपको दिखाते हैं सम डेमोन्स्ट्रेशंस। पहला पॉइंट है, देयर विल बी वन एंड ओनली वन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। ये क्या कहना चाहता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए देखिए, यहां पे एक प्लेन दिखाया गया है और प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में कई वेक्टर्स दिखाए गए हैं और ये सारे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं और सबका डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। तो चूंकि सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है और सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसीलिए ये सारे वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो इनकी जगह पे हम एक सिंगल वेक्टर दिखा सकते हैं, देखिए गौर से। ये तो यहां पे कोई प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता हुआ केवल एक यूनिट वेक्टर हो सकता है। होंगे तो इनफाइनाइट, लेकिन ये आपस में इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, इसीलिए एक यूनिट वेक्टर दिखाया गया है। वही बात यहां पे लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ता हूं। देयर विल बी वन एंड ओनली वन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसको दिमाग में रखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने वाला यूनिट वेक्टर केवल एक होगा। आइए इसको भी समझते हैं जैसे हमने ये समझा है। यहां पे देखिए एक प्लेन है, प्लेन ऊपर दिखाया गया, वेक्टर्स नीचे दिखाए गए। वेक्टर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं और सारे के सारे कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो चूंकि उनका डायरेक्शन सेम है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो इनकी जगह एक सिंगल वेक्टर दिखाया जा सकता है माइनस एन कैप। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे तो प्लस एन कैप, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे तो माइनस एन कैप। तो वही बात यहां पे समझाया गया है। मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देयर विल बी वन एंड ओनली वन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन एंड पॉइंटिंग इनवर्ड। अब मैं इन सारी बातों को समराइज करता हूं। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई प्लेन ले लीजिए आप, प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस,
तो उसके परपेंडिकुलर यानी प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने वाला केवल एक यूनिट वेक्टर होगा, एन कैप, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर भी केवल एक यूनिट वेक्टर होगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं। अब इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आइए हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। देयर विल बी ओनली टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन, वन पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड अदर पॉइंटिंग इनवर्ड। वही बात बताया गया जो आपको अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कह रहा है किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर होंगे, वन पॉइंटिंग आउटवर्ड होगा एंड अदर पॉइंटिंग इनवर्ड होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज फॉर्म ए यूनिक प्लेन। टू नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अगर ले लिया जाए, कोलिनियर वेक्टर्स और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हम पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उनसे हमेशा एक यूनिक प्लेन बनेगा। वो प्लेन हर केस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्लेन यूनिक होगा। देखिए यहाँ पे 3 केसेस में प्लेन बनता हुआ दिखाया गया है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स, हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिए आप, डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट द फाइनल वर्डिक्ट। यहां पे देखिए, यहां पे एक प्लेन दिखाया गया है, प्लेन नीचे है और वेक्टर्स उसके ऊपर बनाए गए हैं, प्लेन के ऊपर, और हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी, जिसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा है। यहां पे जो एन कैप वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है जो पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये डायरेक्शन कैसे लिया गया उसी को मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमें निकालना है ए क्रॉस बी। पहले क्या लिखा है, ए, बाद में क्या लिखा है, बी। तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट किया गया है, एरो दिखाया गया है। अब हम अपना दाहिना हाथ इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाने जा रहे हैं। तो जो रोटेशन का डायरेक्शन है, कर्ल ऑफ द फिंगर, जो उंगलियां मुड़ रही है हमारी, देखिए ये उंगली मुड़ रही है ना, कर्ल ऑफ द फिंगर रोटेशन के डायरेक्शन में रखेंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, अंगूठे का डायरेक्शन होगा, वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो देखिए, चूंकि पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है, तो इसलिए पहले वेक्टर को हमेशा दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे। कर्ल ऑफ द फिंगर को हम किधर रखेंगे बताइए, कर्ल ऑफ द फिंगर हम रखेंगे रोटेशन के डायरेक्शन में। देखिए रोटेशन के डायरेक्शन में रखा, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी। तो अंगूठे का डायरेक्शन किधर आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंटिंग अपवर्ड, इसीलिए एन कैप लिया गया है। ठीक इसी तरीके से हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जो बी क्रॉस ए है तो उसका मैग्नीट्यूड पहले बताते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। जितना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड होगा। यहां पे देखिए डायरेक्शन में दिखाया गया माइनस एन कैप, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला यूनिट वेक्टर। तो देखिए मैं समझाता हूं कैसे लिया गया है। यहां पे एक प्लेन है जो कि ऊपर बना हुआ है और वेक्टर्स उसके नीचे दिखाए गए हैं। प्लेन ऐसे है, उसके नीचे वेक्टर्स दिखाए गए। तो पहले क्या है यहां पे बी, बाद में क्या है ए। तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन आएगा हमेशा राइट हैंड यूज करेंगे, कभी भी लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेंगे, राइट हैंड यूज करेंगे। तो कर्ल ऑफ द फिंगर की तरफ क्या ले जाएंगे, रोटेशन का डायरेक्शन, जो अंगूठे का डायरेक्शन आएगा वो आपका बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। तो इस केस में देखिए अंगूठे का डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए माइनस एन कैप। अब हमें ए क्रॉस बी की डेफिनेशन मिल गई डायरेक्शन के साथ, और बी क्रॉस ए की डेफिनेशन मिल गई डायरेक्शन के साथ। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हम आपको क्या पढ़ाए थे, ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होगा, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितना मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का होगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे आपसे। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं
और डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी गौर से देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अभी हम आपको बता चुके हैं ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम में साफ साफ दिखाया गया, उसी बात को यहां पे लिख रहे हैं, गौर से देखिए। ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू बी। और जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसीलिए ए क्रॉस बी डॉट ए विल बी जीरो एंड ए क्रॉस बी डॉट बी विल बी जीरो। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको दिमाग में रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए आप, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे हम आपको बताए थे डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हम ये बता चुके हैं आपको, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। हाँ, उनका मैग्नीट्यूड जरूर इक्वल होता है, ए क्रॉस बी का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई भी वेक्टर हम ले लें ए वेक्टर और उसका जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा यानी नल वेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे बताया गया है कि ए क्रॉस ए हमेशा नल वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा किसी भी ए वेक्टर के लिए। चूंकि अगर हम सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में आता है साइन थीटा, तो साइन जीरो कितना होगा, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा, ए क्रॉस ए हमेशा नल वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर प्रॉपर्टीज में हम कुछ आगे और डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ध्यान से देखिए। लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, इफ एम एंड एन आर रियल नंबर्स स्केलर्स, देन m टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस n टाइम्स वेक्टर b इज इक्वल टू mn टाइम्स a क्रॉस b। यानी जो नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे m और n है तो उसे हम अलग से फिल्टर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमें अंदर क्या मिलेगा, a क्रॉस b। तो कई जगह इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। वेक्टर्स के वीडियोज अगर आपसे छूट गए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज हमारे जरूर देखिए, काफी फायदा मिलेगा आपको। तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। क्यों ऐसा होगा मैं आपको बताता हूं। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा जैसे इस केस में, या 180 डिग्री होगा जैसे इस केस में 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में आता है साइन थीटा, तो साइन 0 भी 0 होगा इस केस में, और इस केस में साइन 180 डिग्री भी 0 होगा। इसीलिए अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 वेक्टर आएगा यानी नल वेक्टर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आइए आपको दिखाते हैं पहला केस, ए क्रॉस, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी, यानी सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चूंकि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, तो अगर ए पहले लिखा है तो ए को हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, उनका डी से क्रॉस लिया गया है। अब ये डी सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन डी की पोजीशन इंटैक्ट रहेगी। ध्यान रखेंगे, डी बाद में लिखा तो डी हर जगह बाद में आएगा। जैसे देखिए ए क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, प्लस है तो यहाँ प्लस आया, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो इसको दिमाग में रखना है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन एसोसिएटिव। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंस है, पहले कौन सा वेक्टर है बाद में कौन सा वेक्टर है। तो अगर हम ए क्रॉस बी पहले निकालें फिर उसका सी से क्रॉस निकालें, या हम पहले बी क्रॉस सी निकालें फिर उसका ए से क्रॉस निकालें, तो ये दोनों बातें बराबर नहीं होंगी। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है अच्छे से,
दिमाग में रखना है और इनको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे। अब फ्रेंड्स हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, गौर से देखिए। पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, देखिए। इसमें गिवन डेटा क्या है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनका मैग्नीट्यूड दिया है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड है √2/3। और यहाँ पे एक चीज और दिया गया है कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उन्हें यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल बताइए, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे मैग्नीट्यूड वाला। इसमें हम डायरेक्शन वाला नहीं लिए हैं, मैग्नीट्यूड वाला लिए हैं डेफिनेशन, इसीलिए देखिए ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड में है। अब सारा डेटा हमें पता है, इसमें पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/√2, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री या π/4 रेडियन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। अब फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, गौर से देखिएगा। यहां पे 3 वेक्टर हैं ए बी सी और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए गिवन डेटा ये है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो नल वेक्टर है और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। तो हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे अप्रोच देखिए हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं। यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी है इसके दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन डेटा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो इसके दोनों साइड हम a वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लिए हैं। देखिए यहाँ पर भी a वेक्टर से क्रॉस लिया गया है, यहाँ पर भी a वेक्टर से क्रॉस लिया गया है। अब ठीक उसी तरीके से फिर हम b वेक्टर से भी क्रॉस लेंगे, b वेक्टर से क्रॉस लिया गया, इधर भी b वेक्टर से क्रॉस लिया गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहां पे गौर से देखिएगा, ए क्रॉस ए 0 वेक्टर नल वेक्टर हो जाएगा, ए क्रॉस बी ये लिखा हुआ है, ए क्रॉस सी ये लिखा हुआ है, ए क्रॉस नल वेक्टर क्या हो जाएगा नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर। अब नीचे वाली लाइन में देखिए बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, बी क्रॉस बी नल वेक्टर हो जाएगा, सेम वेक्टर से सेम वेक्टर का क्रॉस नल वेक्टर हो जाता है यानी 0 वेक्टर हो जाता है। बी क्रॉस सी, यहाँ बी क्रॉस सी लिखा हुआ है और बी क्रॉस 0 वेक्टर क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिए मैंने क्या किया है, ए क्रॉस बी यहाँ पे है, ए क्रॉस सी को हम राइट में लेके गए हैं तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप बी क्रॉस सी को लेफ्ट में रहने दिया, राइट में लेके गए हैं हम बी क्रॉस ए को, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। और वेक्टर की एक डेफिनेशन होती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। तो आप देखिए माइनस ए क्रॉस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सी क्रॉस ए लिख सकते हैं और माइनस बी क्रॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी। तो यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के बराबर है। यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के बराबर है। यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस सी के भी बराबर है, ए क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस ए के भी बराबर है। अब हम हर जगह मॉड ले लेंगे, देखिए तीनों साइड में मैंने मॉड ले लिया, तो चूंकि वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है 2, तो जितना मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड सी क्रॉस ए का होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताइए, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हुआ। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, यहां पे बताया गया है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलांग a1 वेक्टर है और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर a2 वेक्टर है। ये हम डॉट प्रोडक्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट ऑफ ए अलांग बी वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलांग बी वेक्टर इज a1 वेक्टर
और कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इज ए2 वेक्टर, तो हमसे पूछा है a1 वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर क्या होगा। आइए आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक वेक्टर ये है, यह है वेक्टर बी। अब ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, बी के अलाम a1 वेक्टर, और a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा। इसको हमने रटने की सलाह दी थी आपसे और कई जगह डायरेक्टली इस्तेमाल होगा। अब आगे देखिए, ए वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है क्या होगा, a2 वेक्टर। इसको भी हमने रटने की सलाह दी थी कि इसको भी आप याद रखेंगे। तो हमें a1 वेक्टर मिल गया और a2 वेक्टर मिल गया। अब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देखिए तो ऐसा आएगा। यहाँ हमने a1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ हमने a2 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए, ये जो हमने हाईलाइट किया है ग्रे कलर से, ये नंबर है a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये नंबर है, स्केलर है। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय हम इसको फिल्टर कर लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे अलग से। अब यहाँ पे देखिए, b का a से क्रॉस होगा और b का b से क्रॉस होगा। जब b का b से क्रॉस होगा तो 0 वेक्टर हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, b का a वेक्टर से क्रॉस खाली बचेगा, b का b वेक्टर से क्रॉस गायब हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। तो हमारा बच के इतना आएगा। ये जो नंबर था a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। और तो ये हमारा आंसर हो गया a1 क्रॉस a2। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए। यहां पे एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है जिसके साइड्स के वेक्टर दिखाए गए, पी क्यू वेक्टर, क्यू आर वेक्टर, कई वेक्टर्स लिखे हुए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और रेगुलर हेक्सागन, ऐसा हेक्सागन जिसके सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, उसे कहा जाता है रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यही चीज हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम पहले पहला स्टेटमेंट को देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे गौर से देखिए। पहला स्टेटमेंट को हमने कंसीडर किया। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या कंसीडर किया गया है, पी क्यू वेक्टर। देखिए पी क्यू वेक्टर हमने दिखा रखा है। और क्या दिखाया गया है, आर एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर। तो ये आपका आर एस वेक्टर है और एस टी वेक्टर। तो जितने वेक्टर्स इसमें बताया गया वो हम यहाँ डायग्राम में रेगुलर हेक्सागन में दिखाए। अब इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये कहा गया है ये नल वेक्टर नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तब आप देखिए, यहाँ पे एक हम नया वेक्टर ज्वाइन कर दिए हैं आर से टी, अपनी मर्जी से नया वेक्टर। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें आर एस प्लस एस टी चाहिए। तो आर एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर विल बी इक्वल टू आर टी वेक्टर फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है पहला वाला, पी क्यू क्रॉस आर एस प्लस एस टी इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर क्रॉस, अब हम आर एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर टी वेक्टर लिख सकते हैं। ये हमारा आर टी वेक्टर आ गया। अब यहां गौर से देखिए, एक पी क्यू वेक्टर है और आर टी वेक्टर। साफ साफ है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, पी क्यू वेक्टर और आर टी वेक्टर। देखिए, सिंस पी क्यू इज नॉन पैरेलल टू आर टी वेक्टर, इसीलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं या कोलिनियर हो जाएं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पी क्यू वेक्टर और आर टी वेक्टर पैरेलल नहीं है, कोलिनियर नहीं है, इसीलिए जो क्रॉस प्रोडक्ट ये नल वेक्टर नहीं आएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है इनका सही है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम आगे जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। आइए देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट मैंने कॉपी कर लिया है। इसमें 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, तो एक एक स्टेटमेंट को हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। पहले हम कंसीडर करने जा रहे हैं पी क्यू वेक्टर क्रॉस आर एस वेक्टर। तो हम रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे जिसमें पी क्यू वेक्टर दिखाया जाए और आर एस वेक्टर दिखाया जाए। डायग्राम से ये बात एकदम क्लियर है कि पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर कोलिनियर नहीं है, यानी पैरेलल नहीं है। उसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं, पी क्यू वेक्टर इज नॉन पैरेलल टू आर एस वेक्टर। तो चूंकि पैरेलल नहीं है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी नल वेक्टर नहीं होगा। जबकि यहाँ पे क्या दिया है कि ये नल वेक्टर है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट था ये गलत साबित हो गया है।
अब ये दूसरे का जो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसको मैं दिखाता हूं आपको। पी क्यू वेक्टर लिया गया है क्रॉस एस टी वेक्टर, तो डायग्राम में हम पी क्यू वेक्टर दिखाएंगे और एस टी वेक्टर दिखाएंगे। रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे नीला वाला नीले वाले के पैरेलल होगा, हरा वाला हरे वाले के पैरेलल होगा, या और रेड वाला रेड वाले के पैरेलल होगा। तो चूंकि पी क्यू वेक्टर और एस टी वेक्टर कोलिनियर है, यहां पे देखिए, सिंस पी क्यू वेक्टर इज कोलिनियर विद एस टी वेक्टर हेंस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चूंकि इस स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट है और दोनों के दोनों ही गलत हो गए, इसीलिए ये कंप्लीट स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, गौर से देखिएगा। यहां पे एक रेगुलर प्लेन पॉलीगॉन है जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं A1 A2 से लेके AN तक, n साइड्स का रेगुलर प्लेन पॉलीगॉन है और उसका सेंटर है। तो ये हमें प्रूव करना है। तब आइए दिखाते हैं आपको। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, इसीलिए यहां पे AI वेक्टर और AI+1 वेक्टर दिखाया गया है। और ये रेगुलर प्लेन पॉलीगॉन है, तो सेंटर पे जो है हर साइड इक्वल एंगल बनाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2π/n। एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है 2π, और चूंकि n साइड से तो एक साइड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा 2π/n। तो यहां पे अगर हम रेगुलर पॉलीगॉन का सर्कम सर्किल खींच दें तो वो सर्किल रेगुलर पॉलीगॉन के सारे वर्टिसेस से पास करेगा। तो जो ये रेड वाला वेक्टर्स दिखाया गया है OAI वेक्टर और OAI+1 वेक्टर, इनकी लेंथ सेम होगी। देखिए ये रेडियस का काम करेगा, इनकी लेंथ सेम होगी और थीटा हम आपको बता ही चुके हैं 2π/n होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। देखिए ये जो हमको प्रूव करना है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। ये जो यहाँ सिंबल दिखाया गया सिग्मा, ये जोड़ का सिंबल है, सम का सिंबल है, उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। पहले हम अंदर वेक्टर को देखते हैं। तो इन दोनों वेक्टर का हमें क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब देखिए यहां पहले कौन सा वेक्टर लिखा है OAI वेक्टर, बाद में OAI+1 वेक्टर। तो हमेशा हम बताए थे पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट करेंगे। तो ये पहला वेक्टर है OAI, तो इसको रोटेट करेंगे दूसरे वेक्टर की तरफ OAI+1 की तरफ। हम हमेशा पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे। सेंस ऑफ रोटेशन देखिए थीटा में दिखाया गया है। तो एक वेक्टर आएगा जो पॉइंटिंग आउटवर्ड होगा, तो हम मान लेते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर निकलने वाला वेक्टर जो है k कैप है। तो उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हमने सिग्मा सिंबल कॉपी कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो साइन थीटा। k कैप कैसे आ गया, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, पॉइंटिंग आउटवर्ड होगा और यूनिट वेक्टर होगा। तो ये k कैप हमने अज्यूम किया अपनी मर्जी से। अब यहाँ इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो उसको हम रख देते हैं r। फिर हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा। अभी देखिए इसके पहले I आ रहा था, लेकिन यहाँ पे I गायब हो गया, यानी जो सिग्मा में वेरिएबल है वो I है। I1 लेंगे तब भी इतना आएगा, I2 लेंगे तब भी इतना आएगा, I3 लेंगे तब भी इतना आएगा, IN-1 लेंगे तब भी इतना आएगा, और सबको सम कर देना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, गौर से देखिए। I1 लेने पे पहला टर्म आया, I2 लेने पे दूसरा टर्म आया, IN-1 लेने पे आखिरी टर्म आया। कितनी बार आएगा ये, n-1 टाइम्स। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा n-1 टाइम्स r² sin थीटा टाइम्स k वेक्टर। और चूंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, इसीलिए ये यूनिट वेक्टर आएगा जो पॉइंटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हम इसके राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। आइए लेके चलते हैं आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ चुका है जो अभी हम निकाल चुके हैं। राइट हैंड साइड आइए, ये दिया गया है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे OA2 वेक्टर और OA1 वेक्टर लिया गया। तो देखिए हम डायग्राम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो अब OA1 वेक्टर OA2 वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए जो साइड है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 2π/n। कोई भी साइड सेम एंगल सबटेंड करेगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है।
और ये सबकी जो लेंथ होगी OA1 और OA2 ये सबकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी, इसलिए हमने कैपिटल R मान लिया है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे, गौर से देखेंगे। इसको हमने कॉपी किया, मैग्नीट्यूड ऑफ OA2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ OA1 वेक्टर, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और यहाँ पे आया माइनस के कैप, जरा गौर से देखिए। यहाँ पहले क्या लिखा है OA2 वेक्टर, बाद में क्या लिखा है OA1। पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट करेंगे, देखिए OA2 वेक्टर को रोटेट करेंगे OA1 वेक्टर की तरफ, देखिए सेंस ऑफ रोटेशन थीटा में दिखाया गया है। डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करेंगे। तो OA2 वेक्टर चूंकि पहले लिखा है तो पहले को दूसरे की तरफ रोटेट करेंगे, तो देखिए सेंस ऑफ रोटेशन थीटा में दिखाया गया। ये इनसाइड जा रहा है, अंगूठा जा रहा है इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाएगा माइनस के कैप वेक्टर। क्यों? इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर निकलने वाले यूनिट वेक्टर को क्या माना है के कैप, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जाने वाले यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा, इसीलिए माइनस के कैप आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड रखेंगे, तो मैग्नीट्यूड मैंने रख दिया, ये आ गया। अब इस माइनस को इसके साथ ले लेंगे तो देखिए उसका साइन चेंज। तो राइट हैंड साइड कितना पाया गया n-1 r² sin थीटा टाइम्स के कैप वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आया था और राइट हैंड साइड मेरा ये आ चुका है, दोनों इक्वल है, देख लीजिए आप, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम कुछ असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे जो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। अब फ्रेंड्स आपको हम कुछ असाइनमेंट्स देने जा रहे हैं, गौर से देखिए। यह आपका असाइनमेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है और इन सारे सवालों के आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको। और आगे भी कुछ और असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ, ये भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और इन सारे सवालों को आपको खुद से लगाना है, ट्राई करना है, और इनके आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स इन सारे सवालों की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे और इनके आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रायड्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना। आइए दिखाते हैं आप। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायड्स, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, चूंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, इसीलिए उनको ऑर्थोगोनल ट्रायड्स कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं A क्रॉस A नल वेक्टर होता है, इसीलिए अगर हम I क्रॉस I करेंगे तो नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली J क्रॉस J भी जीरो वेक्टर हो जाएगा, K क्रॉस K भी जीरो वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अगर हम I J K को एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रखें तो 2 का क्रॉस तीसरा हो जाता है प्लस साइन के साथ। जैसे देखिए I J K फिर I J K, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए गए हैं। अब I क्रॉस J कितना हो जाएगा, तीसरा वाला क्या है K कैप। J क्रॉस K कितना हो जाएगा, तीसरा वाला क्या है I कैप। K क्रॉस I कितना हो जाएगा, तीसरा वाला क्या है J कैप। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपको याद रखना है। अब अगर हम ऑर्डर को चेंज करके क्लॉकवाइज कर दें तो देखिए, तो 2 का क्रॉस तीसरा वाला होगा लेकिन माइनस साइन के साथ होगा, देखिएगा ध्यान से। अब हम पहले कैसे चल रहे थे, पहले हम चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अब हम कैसे चलेंगे, अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज सेंस में। तो देखिए I क्रॉस K क्या होगा माइनस J, K क्रॉस J क्या होगा माइनस I, J क्रॉस I क्या होगा माइनस K। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो इन्हें याद रखना है आपको। तो इनको कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ आगे और हम डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स ऑर्थोगोनल ट्रायड्स में हम 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, गौर से देखिएगा। एक वेक्टर कैपिटल A I J K के टर्म में दिया है, एक वेक्टर कैपिटल B I J K के टर्म में दिया है। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको रखा गया है। पहले रो में रहेगा I कैप, J कैप, K कैप। दूसरे रो में रहेगा जो यहाँ पे पहला वेक्टर है यानी A वेक्टर, उस वेक्टर में I कैप, J कैप और K कैप का कोफिशिएंट्स रहेगा। और जो दूसरा वेक्टर है फिर B वेक्टर में जो I कैप, J कैप, K कैप का कोफिशिएंट है, फिर वो तीसरे रो में रखेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके हम A क्रॉस B की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
अब आइए आपको समझाते हैं कि हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पहले से आता होगा, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, ये आपका डिटर्मिनेंट है, यही वाला डिटर्मिनेंट, इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पहले रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, पहले हम आई कैप पे ध्यान रखेंगे। तो आई कैप जिस रो में है उस रो को छिपाइए, जिस कॉलम में उस कॉलम को छिपाइए। देखिए, जो पहला वाला था आई कैप, वो जिस रो में था, यानी पहले रो में था, पहले रो को हमने छिपा दिया और पहले कॉलम को मैंने छिपा दिया क्योंकि वो पहले कॉलम में था। अब हमारे पास ये बच गया, 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो देखिए, हम इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू। आई कैप पहले मैंने यहाँ पे छिपाया है, आई कैप, और जो डिटर्मिनेंट बचा 2x2 का, उसको बगल में लिखेंगे आई कैप के। अब इसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट को हम दोबारा लेंगे। अब जे कैप पे ध्यान देंगे, जिस रो और कॉलम में जे कैप है उसको छिपा लेंगे, ये हमने छिपा लिया। अब देखिए, ये 4 एलिमेंट से फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, देखिए, माइनस जे कैप, ध्यान रखेंगे, प्लस आई कैप, फिर माइनस जे कैप, फिर प्लस के कैप, अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, प्लस से शुरुआत होगा, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। तो प्लस आई कैप, फिर माइनस जे कैप, अगला क्या आएगा, प्लस के कैप। तो यहाँ पे लिखा माइनस जे कैप, और जो इन 4 एलिमेंट से जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा वो मैंने बना दिया। अब हम डिटर्मिनेंट को फिर से दिखा रहे हैं आपको, उसी डिटर्मिनेंट को। अब के कैप जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो और उस कॉलम को छिपा लेंगे। देखिए, मैंने छिपा दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, प्लस के कैप, और जो ये 4 एलिमेंट से 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा वो हम बना लेंगे। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन, जो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, वो 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखिए, 2/2 का भी हम एक्सपेंशन करेंगे। देखिए, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो देखिए, ए क्रॉस बी आई कैप है, तो A2B3 माइनस B2A3। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम A1B3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B1A3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ देखिए माइनस जे कैप A1B3 माइनस B1A3 करके लिख लिया मैंने। अब अगला देखिए, पहले हम A1B2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे किसको, B1A2 को, और फिर देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे A क्रॉस B की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आई कैप चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, एक ही बात है। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर लेते हैं। लेकिन हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन यूज नहीं करेंगे, हम एक दूसरा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, आपको हम बता चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो आइए उसी ट्रिक को दिखाते हैं ध्यान से। यहां पे देखिए, सवाल के जरिए हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना सिखा रहे हैं आपको। यहां पे 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और हमको डिटरमाइन क्या करना है, ए क्रॉस बी। देखिए, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले क्या लिखा है, ए वेक्टर, फिर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले जो पहले वेक्टर लिखा है यानी ए वेक्टर, तो उसका कोफिशिएंट कॉपी करेंगे। देखिए 2 3 1, यहां देखिए ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, 2 3 1, हम कॉपी करेंगे। फिर इसी को रिपीट करेंगे, पहले वेक्टर का कोफिशिएंट। बाद में कौन सा वेक्टर लिखा है, बी वेक्टर, फिर इसी के नीचे वाली लाइन में हम बी वेक्टर का कोफिशिएंट कॉपी करेंगे। देखिए 1 4 -2, 1 4 -2, और इसी को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 1 4 -2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं इतनी बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, हमें निकालना ए क्रॉस बी। तो जो पहले लिखा है यानी ए वेक्टर, उसके कोफिशिएंट को पहली लाइन में लिखेंगे, फिर उसको रिपीट कर लेंगे। जो बाद में वेक्टर लिखा उसके कोफिशिएंट को दूसरी लाइन में लिखेंगे, फिर उसको रिपीट कर लेंगे। अब आगे देखिए, पहला जो बन के आया है कॉलम और जो लास्ट कॉलम बन के आया उसको हम छिपा देंगे। पहले कॉलम को और लास्ट कॉलम को मैंने छिपा दिया। अब देखिए, अब हम इसको कंसीडर करेंगे। देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए रिजल्ट क्या आता है उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 × -2 -4 × 1, और फिर कामा लगा के लिखेंगे। उसके बाद अब इसको कंसीडर करेंगे, 1 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 × -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कामा लगा के यहाँ लिख देंगे। देखिए 1 × 1 -2 × -2। उसके बाद फिर हम आखिरी में जो बचा उसको कंसीडर करेंगे,
4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और कामा लगा के लिख देंगे। यहां पे कोई प्लस माइनस प्लस का चक्कर नहीं है, यहां सीधा सीधा जो भी वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी -6 और ये -4 कामा 1 ये +4 हो जाएगा कामा 8 -3 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आया। यहां पे फिर आपको याद दिला रहे हैं प्लस माइनस प्लस का चक्कर नहीं होगा जैसा कि डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में था। यहां पे जो भी साइन आएगा सिंपली वही लिया जाएगा कॉमा लगा के। अब हमारा a क्रॉस b वेक्टर आ चुका है, देखिए हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू -10 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 5 k कैप। तो ये हमारा आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा इससे। तो हम जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां पे इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हम डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा इस मेथड से। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं इस पे। अब फ्रेंड्स आइए आपको इसका सेकेंड एग्जाम्पल दिखाते हैं, गौर से देखिए। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। इस बार पूछ रहा है कि बी क्रॉस ए निकालिए। देखिए क्या पूछ रहा है, मैं यहां लिखता हूं बी क्रॉस ए। तो पहले कौन वेक्टर लिखा है, बी वाला वेक्टर लिखा है। तो बी वाला वेक्टर ये है, ना कि ये है। तो पहले बी वाले के कोफिशिएंट को कॉपी करेंगे हम। तो जो वेक्टर पहले लिखा रहेगा उसके कोफिशिएंट को पहले कॉपी करेंगे, फिर इसी कोफिशिएंट को रिपीट करेंगे। अब देखिए बाद में क्या लिखा है, कौन सा वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर लिखा है। फिर इसके नीचे वाली लाइन में ए वेक्टर को लेंगे। ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 1 2 5, फिर इसी कोफिशिएंट को रिपीट कर देंगे और पहला कॉलम और आखिरी कॉलम को हम छिपा देंगे। छिपा दिया। अब देखिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 को, फिर -2 और -1 को। तो देखिए क्या आता है, मैं यहां पे लिखता हूं 3 इंटू 5 -2 इंटू -1। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिजल्ट को नीचे लिखेंगे। देखिए -1 इंटू 1 -5 इंटू 1। फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो अब 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और कामा लगा के लिख देंगे। फिर आपको याद दिला रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का चक्कर नहीं होगा जैसा कि डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में था। यहाँ पे सिंपली कामा लगा के लिख देना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। देखिए ये 15 आएगा, ये प्लस हो जाएगा 2, और ये -1 आएगा और ये 5 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 2 आएगा और ये -3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना मिलेगा। अब हमारा बी क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 17 i कैप -6 j कैप और -k कैप। यहाँ इसका साइन बदलने की कोशिश मत करिएगा, जो साइन आएगा उसी साइन के साथ हमें लिख देना है। इस तरीके से ये हमारा आ गया बी क्रॉस ए। तो अब इसी से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हम कुछ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए असाइनमेंट दिखाते हैं जो आपको खुद से करना है। यह आपका असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और इन सारे असाइनमेंट्स के आंसर इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इनको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ और नए प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे। अब फ्रेंड्स क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, तो गौर से देखिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये है, इसको प्रूव करना है नल वेक्टर के बराबर। अब देखिए हम एक रिजल्ट जानते हैं, आपको डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा चुके हैं। r डॉट i टाइम्स i कैप, r डॉट j टाइम्स j कैप, r डॉट k टाइम्स k कैप। ये जो वेक्टर होता है इसकी वैल्यू r वेक्टर के बराबर होती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसके दोनों तरफ r वेक्टर से क्रॉस लेंगे। देखिए परफॉर्मिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर आर बोथ साइड्स वी गेट। देखिए ये जो रिलेशन दिया है इसके दोनों साइड हम r वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लिए। अब देखिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, r डॉट i कैप, r डॉट j कैप, r डॉट k कैप। ये नंबर हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो नंबर की तरीके से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और इस नियम का इस्तेमाल करते हुए ये हम पढ़ा चुके हैं। m टाइम्स a वेक्टर क्रॉस n टाइम्स b वेक्टर विल बी इक्वल टू mn टाइम्स a क्रॉस b, यानी जो नंबर होगा m और n वो फिल्टर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना चाहें तो r डॉट i कैप को हम बाहर निकाल लेंगे और r वेक्टर का i से क्रॉस हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ध्यान से। r डॉट i कैप को बाहर कर लिया गया, r का i से क्रॉस हो गया है। यहाँ पे
आर डॉट जे कैप को बाहर कर लिया गया है, आर का जे से क्रॉस हो गया है। यहाँ पे आर डॉट के कैप वेक्टर बाहर ले लिया गया है और आर का के कैप वेक्टर से क्रॉस ले लिया गया है, और आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर आता है। तो यही प्रूव करना था इस सवाल में कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी नल वेक्टर। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ध्यान से देखेंगे, ये हमें प्रूव करना है कि ए बी कोई भी वेक्टर है, तो हमें ये प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। आइए हम प्रूव करके दिखाते हैं। हमें पता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होगा, और जो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होगा। तो ये दोनों रिजल्ट हमें पता है। थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब हम क्या करने वाले हैं, चूंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे आ रहा है इसका होल स्क्वायर करना है, तो इस रिजल्ट को स्क्वायर करेंगे हम और इस रिजल्ट को भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें ये मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया, यहाँ पे इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब राइट हैंड साइड में जब हम ऐड करेंगे तो ये टर्म कॉमन है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो 1 होता है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप रटे रहेंगे, कई सवालों में ये डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है कि इस रिजल्ट को आपको रट के रखना है, याद रखना है। अब हमको लाना ये है, तो अब हम ए डॉट बी वाले टर्म्स को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो देखिए क्या हो गया, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए ए डॉट ए, हम पढ़ा चुके हैं आपको डॉट प्रोडक्ट वाले चैप्टर में कि ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। बाकी एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहें तो ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी, या आ गया माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ये जो हमने हाईलाइट किया है इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। तो ये रिलेशन मैंने प्रूव कर दिया है, इस रिजल्ट को आपको हर हालत में याद करके रखना है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स ये आप कॉपी कर चुके होंगे, अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो गौर से देखेंगे आप, किसी भी वेक्टर ए के लिए हमें ये प्रूव करना है और इस रिजल्ट को रट के रखना है। कई बार कई एग्जाम में आता है, डायरेक्टली हम इसका जवाब दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डराइव करता हूं, तो ध्यान से देखिए। इस चीज को हम जानते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा है इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, उसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हमें पहला जो है टर्म चाहिए, तो पहले टर्म में गौर से देखिए, बी वेक्टर की जगह क्या चाहिए, आई कैप। तो इस रिलेशन में हम बी वेक्टर की जगह रिप्लेस करेंगे आई कैप से। तो देखिए जब हम बी वेक्टर को आई कैप वेक्टर से रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा, आई कैप वेक्टर, यहाँ पे बी की जगह आई कैप वेक्टर, यहाँ पे बी की जगह आई कैप वेक्टर। और चूंकि आई यूनिट वेक्टर है इसलिए आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। बाकी एज इट इज रखेंगे तो देखिए ये हमारा आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम बी वेक्टर को रिप्लेस कर दें जे कैप वेक्टर से तो देखिए हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बी वेक्टर की जगह के कैप वेक्टर से रिप्लेस कर दें तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए, एक ये एक ये एक ये। देखिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब इन तीनों रिजल्ट को हम ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करने के बाद हमारा ये आ गया। यहाँ पे 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार यह आ गया। और इसको ऐड करेंगे तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़ा चुके हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ा चुके हैं और याद करने की सलाह भी आपको दिए थे, तो इसको याद रखेंगे आप। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, जो ये था इसकी जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, वो माइनस कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो हमारा आंसर यह आ गया। तो इस रिजल्ट को भी आपको रट के रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स, आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो गौर से देखिए, यहाँ पे डेटा क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है, ए डॉट बी 0 है, और हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो ये डेटा दिया है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है 3 है, और ए डॉट बी 0 है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं ए डॉट बी 0 से, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि ए वेक्टर को 2i कैप और बी वेक्टर को 3j कैप। अब देखिए ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, डॉट प्रोडक्ट लें तो 0 आ जाएगा, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें तो। अब आगे देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया इस एक्सप्रेशन को। अब जो है इसमें सबसे पहले हम ए क्रॉस बी पे फोकस करेंगे। देखिए हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ए क्रॉस बी पे फोकस करेंगे। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू क्या डालेंगे 2i कैप, और बी की वैल्यू क्या डालेंगे 3j कैप। तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलेगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, i क्रॉस j क्या हो जाएगा k। देखिए ये हम आपको बताए थे कि i क्रॉस j k हो जाएगा, j क्रॉस k i हो जाएगा, इस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन किए थे। तो इन फार्मूलों को जब अप्लाई करेंगे इस पे तो हमें मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा 2 3 जा 6, i क्रॉस j क्या हो जाएगा k कैप। अब यहां पे हमारा a क्रॉस b कंप्यूट हो चुका है। अब इस a की बारी है, देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं, इस a की बारी है। अब इस a की वैल्यू हम क्या डालेंगे 2i कैप वेक्टर, देखिए हम डाल रहे हैं 2i कैप वेक्टर। अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 2i कैप क्रॉस 6 k कैप, तो 6 × 2 12 हो जाएगा, और i क्रॉस के क्या हो जाएगा -j, तो यह आपका हो जाएगा -12j। अब फिर इस a की बारी है, अब इस a की वैल्यू फिर से हम पुट करेंगे 2i कैप, देखिए पुट कर दिया। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2 × -12 -24, और i क्रॉस j क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आ गया। अब इस a की बारी है, देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं, फिर से इसकी वैल्यू 2i कैप मैं पुट कर दे रहा हूं, ये 2i कैप पुट कर दिया गया है। अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -24 × 2 -48, और i क्रॉस k कैप क्या मिलेगा, i क्रॉस k कैप मिलेगा -j कैप, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन गायब हो गया। अब देखिए ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होके यहां तक आ चुका है a क्रॉस 48j कैप। अब इस एक्सप्रेशन को हम कॉपी करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब यहाँ a वेक्टर को फिर से गौर से देखिए, उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, उसकी वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 48 × 2 96, और i क्रॉस j क्या मिलेगा k कैप, यानी इस वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट होके इतनी आ चुकी है। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, तो जब दोनों तरफ मॉड लेंगे तो k वेक्टर है यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो हमें क्या मिलेगा 96। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। तो फ्रेंड्स अब इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हम कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, आइए दिखाते हैं आप। तो आपका असाइनमेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, और इनके आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम कुछ और प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गौर से देखिए आप। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट वेक्टर है r वेक्टर, उसको बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम r वेक्टर को अज्यूम कर लेंगे x टाइम्स i वेक्टर प्लस y टाइम्स j वेक्टर प्लस z टाइम्स k वेक्टर। ये मैंने अज्यूम किया, अब इसको उठा के इसी रिलेशन में रखेंगे। देखिए
ये आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और बाकी चीजें यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिक आपको सिखा दिया गया है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा, देखिए ये। अब हम कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के बराबर, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के बराबर। यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 अज्यूम कर लेंगे। के कैप का कोफिशिएंट के कैप के बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें ये मिलेगा y माइनस 2z की वैल्यू 1, z माइनस एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे जे कैप नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। 2x माइनस वाई की वैल्यू -1, यहाँ पे देखिए राइट साइड में के कैप का कोफिशिएंट -1 है। अब इन तीनों रिलेशन का यूज करके देखिए हम क्या निकालेंगे। लास्ट वाले रिलेशन से देखिए y की वैल्यू क्या आएगी 2x + 1, और बीच वाले रिलेशन से क्या आएगी z की वैल्यू x, और y की वैल्यू और z की वैल्यू जब इस रिलेशन में पुट करेंगे, देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो हमारा r वेक्टर आ गया ये वेक्टर। चूंकि सवाल में दिया गया है कि r एक यूनिट वेक्टर है तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1 कर लेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी या -2/3, दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। और जब x की वैल्यू आ गई है तो इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें r वेक्टर मिल जाएगा। तो r वेक्टर क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा, r ये मिलेगा आपको। तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। गौर से देखिए, यहां पे हमें a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, c वेक्टर दिया है, और कह रहा है एक वेक्टर r निकालिए, और ये दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां देखिए गिवन डेटा क्या है, जो क्राइटेरिया है मैंने ये नोट कर दिया। वेक्टर्स तो यहां से हम ले सकते हैं। तो देखिए पहले हम पहला कंडीशन यूज करेंगे। देखिए तो हम पहला कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसके बाद हम बी वेक्टर को कॉमन ले लेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। यहाँ पे r माइनस सी वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। देखिए दिस इंप्लाइज दैट r माइनस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर। और जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर। तो r माइनस सी को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हम r वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, c को इधर लाए हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है। ये मैंने पहला क्राइटेरिया इस्तेमाल करके ये निकाल दिया। अब इसका जो दूसरा क्राइटेरिया है r.a0 है, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए दूसरा क्राइटेरिया हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या मिलता है। तो हम r की वैल्यू पुट किए यहाँ पे, तो r की जगह c प्लस लैम्डा बी डॉट a इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है क्राइटेरिया प्रॉब्लम में। अब हम टर्म बाय टर्म डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए c डॉट a प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c वेक्टर, a वेक्टर, b वेक्टर सबकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। c वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट a वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, देखिए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और a वेक्टर की वैल्यू पुट। अब हम डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो देखिए 4 2 जा 8, और यहाँ पे j कैप नहीं है तो 0 हो जाएगा, और k कैप है तो 7 1 जा 7, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 2 हो गया, लैम्डा तो कॉमन ही है, और यहाँ पे j कैप नहीं है, कोई बात नहीं, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी -5। अब हम इस लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा r वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर -5 टाइम्स b वेक्टर। और c वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से देखिए c वेक्टर और b वेक्टर तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें देखिए c वेक्टर की जगह ये आ जाएगा और b वेक्टर की जगह ये आ जाएगा, 5 कॉमन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, r वेक्टर आ जाएगा। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत कठिन सवाल नहीं है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। गौर से देखेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है और ध्यान से देखेंगे इसको। ए बी दो वेक्टर हैं जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
और एक क्राइटेरिया और दिया गया है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है √29 है, तो इस चीज की वैल्यू बतानी है, इस चीज की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखिए, तो जो पहला क्राइटेरिया दिया है उसको हम कॉपी कर रहे हैं, ये हमारा पहला क्राइटेरिया दिया गया। अब इस चीज को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो देखिए यहां पे हमारा माइनस साइन आ गया। अब चूंकि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, इसको हम पहले लिखे इसको बाद में लिखे तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में वही होगा, b को हमने आगे लिख लिया, इस वेक्टर को पीछे कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया है कि देखिए ये दोनों वेक्टर सेम है और पहले एक्सप्रेशन में ये a वेक्टर के बाद है, तो इसको भी हमने बाद में करने के लिए ऐसा लिख दिया है ताकि ये बाद में आ जाए, अभी पहले था तो बाद में आ जाए। अब हम ये जो कॉमन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको कॉमन ले लेंगे तो देखिए हमें ये मिलेगा। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, नल वेक्टर है। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है और नॉन जीरो वेक्टर है तो वो कोलिनियर होते हैं। देखिए एक थ्योरम है ये, अगर a और b नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और a क्रॉस b नल वेक्टर है तो इसका मतलब होगा कि a और b कोलिनियर है। अभी ये हम इस्तेमाल किए हैं पिछले सवाल में भी। तब आगे देखिए आप, इसका मतलब है कि a प्लस बी वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है। तो जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर। तो देखिए हम लिख सकते हैं वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर। ये हमने पहला कंडीशन यूज करके यहाँ तक कैलकुलेशन को पहुँचाया। अब हम दूसरा कंडीशन यूज करने जा रहे हैं, जरा गौर से देखिए। दूसरे कंडीशन में दिया है a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो √29 है। अब यहाँ पे हमें मिल चुका है a प्लस बी का वैल्यू, इसको यहाँ पुट करेंगे, देखिए हमें ये मिलेगा। अब इसका हम मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमें ये मिलेगा। यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी ±1 सॉल्व करने के बाद। तो जो लैम्डा की वैल्यू आई है ±1 उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें ये मिल जाएगा। अब a प्लस बी का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो जब a प्लस बी का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे और मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे वेक्टर क्या है, i कैप j कैप k कैप, कोफिशिएंट क्या है 1 1 1, तो आंसर क्या आएगा 2 + 3 + 4, ये कितना हो जाएगा 9। ये प्लस माइनस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर इन्हीं कंसेप्ट बेस्ड हम कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। तो फ्रेंड्स ये आप कॉपी कर चुके होंगे। आइए आपका असाइनमेंट दिखाते हैं। यह आपका असाइनमेंट है जो इन्हीं सारे कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी आपको पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, और इसको आप अच्छे से ट्राई करेंगे। बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन कलेक्ट करके दिए जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया गया है, ऐसा नहीं, बहुत ही सोच समझ के एक एक सवाल को रखा गया है और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ नया कंसेप्ट, नया थ्योरम डिस्कस करेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स आपको हम लेके चलते हैं नए थ्योरम की तरफ, तो जरा गौर से देखेंगे। थ्योरम 1, ये आपका थ्योरम है। लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। a और b दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a एंड b विल बी दिस, प्लस माइनस, ये ध्यान रखेंगे, यानी दो यूनिट वेक्टर पॉसिबल है। a क्रॉस b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, और सामने प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए a और b दोनों पे परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, a क्रॉस b होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि a क्रॉस b यूनिट वेक्टर हो, इसीलिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। तो a क्रॉस b चूंकि a पे भी परपेंडिकुलर है और b पे भी परपेंडिकुलर है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस क्यों रखा गया है, प्लस माइनस इसलिए रखा गया है कि a और b पे परपेंडिकुलर होगा, पॉइंटिंग अपवर्ड भी हो सकता है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, इसीलिए दो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे क्या रखा गया है, प्लस माइनस का साइन। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अक्सर सवालों में जरूरत पड़ जाती है कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, दोनों पे परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर बताइए, तो आपका आंसर ऐसे निकलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक थ्योरम और डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको लेके चलते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे आप। थ्योरम नंबर 2,
if a and b are two non-zero non-collinear vectors, then any vector r perpendicular to both the vectors a and b can be taken as r is equal to lambda times a cross b, where lambda is non-zero real number. तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ध्यान से देखिए आप। a और b दो वेक्टर्स हैं, a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी a पे भी परपेंडिकुलर होगा और b पे भी परपेंडिकुलर होगा, और r वेक्टर ऐसा है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो r वेक्टर की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। r वेक्टर a क्रॉस b के डायरेक्शन में हो सकता है, या a क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, या उसका मैग्नीट्यूड जो है a क्रॉस b से कम हो सकता है, या उसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b से अधिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो r वेक्टर चाहे यहां ले चाहे यहां ले, और a क्रॉस b वेक्टर हमेशा कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। यहां पे देखिए, सिंस r वेक्टर एंड a क्रॉस b वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर। वही बात यहां पे लिखा हुआ है। लैम्डा इसलिए लाया गया है ताकि r का मैग्नीट्यूड एडजस्ट हो सके। अगर r का मैग्नीट्यूड a क्रॉस b से बड़ा है तो लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, अगर r का मैग्नीट्यूड a क्रॉस b से कम है तो लैम्डा की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो लैम्डा को इसलिए लाया गया है ताकि हम r वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर सकें। तो ये थ्योरम याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सवालों में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर दिया है और उस पे परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर अज्यूम करना है कि जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ए पे भी परपेंडिकुलर हो और बी पे भी परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हमेशा सदा अज्यूम करेंगे r विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b। जहां पे लैम्डा की कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी उसको हम देखेंगे सवाल को लगा के। तो इस थ्योरम को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। तब आइए बेटा, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला प्रॉब्लम है इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड। देखिए, एक वेक्टर a दिया, एक वेक्टर b दिया है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो देखिए, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है कि ये दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, मैंने कॉपी कर लिया है। अब हमें a प्लस बी वेक्टर चाहिए और a माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पे एक नया वेक्टर c मान लेते हैं। a प्लस बी को हमने क्या अज्यूम कर लिया, c वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें c वेक्टर मिल जाएगा। देखिए, हम ऐड करके 3 + 1 4 और 2 + 2 4, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा c वेक्टर आ गया, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस b के बराबर है। अब हम a माइनस बी वेक्टर को d वेक्टर मान लेते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस 4k कैप, ये मिलेगा। अब चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर कोई भी यूनिट वेक्टर, तो फार्मूला हम ये आपको बता चुके हैं। दो पॉसिबिलिटी होती है यूनिट वेक्टर्स की, वन पॉइंटिंग अपवर्ड, अदर पॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो अब देखिए, इसी फार्मूले को अप्लाई करके हमें बताना है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पे परपेंडिकुलर, यानी c और d दोनों पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमें चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस c क्रॉस d बाई c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे उसको। अब यहाँ पे c वेक्टर और d वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, तो हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू, तो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा सिंप्लीफाई होके। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखिए, सब सिंप्लीफाई होके ऐसा आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना हम वेक्टर्स का जानते ही हैं, तो ये हमारा आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, गौर से देखिएगा। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। कह रहा है इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन, यानी इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 हो। यूनिट वेक्टर नहीं पूछ रहा है, 10√3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछ रहा है। तो आइए देखिए, इस वेक्टर को हम a और b अज्यूम कर ले रहे हैं। हमने इसको मान लिया a वेक्टर, इसको मान लिया b वेक्टर। अब हम दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं, तो पहले दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b इज
एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब इस रिलेशन में हम ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए हमें यूनिट वेक्टर ये मिल गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, देखिए परफॉर्मिंग द क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तो हमें ये मिल जाएगा 5 5 कैंसिल हो जाएगा और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर आ गया जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। अब जो हमें वेक्टर चाहिए वो यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 हो और इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, यानी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा ये देखिए ध्यान से, दस रिक्वायर्ड वेक्टर इज 10√3 टाइम्स यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10√3 हो गया, और जो यूनिट वेक्टर आया है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 होगा और वो ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, गौर से देखेंगे आप। एक वेक्टर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, कह रहा है एक ऐसा वेक्टर बताइए आर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, और एक क्राइटेरिया अलग से दिया आर डॉट सी 15 है। तो देखिए गिवन डेटा क्या है, हमारा गिवन डेटा ये है, हमने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को कॉपी कर लिया और ये क्राइटेरिया भी मैंने लिख दिया। अब पहले हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए कि जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो इस सवाल का जो पहले पार्ट का कैलकुलेशन है वो देखिए इस तरीके से होगा, एनी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज गिवन एज दिस। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर अगर कोई भी वेक्टर अज्यूम करना चाहते हो तो आप क्या अज्यूम करोगे, आर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। अब हमें ए वेक्टर मालूम है, बी वेक्टर मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पे मैंने ए वेक्टर डाल दिया है, फिर बी वेक्टर डाल दिया है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, देखिए परफॉर्मिंग द क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब इसमें एक क्राइटेरिया भी दिया है अलग से, आर डॉट सी 15 है, देखिए लास्ट में मैंने लिखा है। तो इस सवाल का जो अगला क्राइटेरिया है आर डॉट सी इज इक्वल टू 15, उसको इस्तेमाल हम करेंगे। तो सिंस आर डॉट सी इज इक्वल टू 15, अब इस आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। जब हमने आर की वैल्यू यहां पुट की तो हमें ये मिला। अब हम डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, 32 इंटू 2 64, लैम्डा बाहर ही है, 64 हो गया, -1 प्लस 1 हो जाएगा, और -14 और +4 ये -56 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना दिया गया है 15। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो हमारा आर वेक्टर आ जाएगा, देखिए तो हमारा आर वेक्टर ये हो जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं है, जेई में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, गौर से देखिएगा। यहां पे बताया गया है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं और ये दो क्राइटेरिया दिया, ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू 0 है, और बी और सी के बीच का एंगल π/6 है, तो हमें ये प्रूव करना है। अब ये मत सोचिएगा कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा तो जेई में नहीं आता, नहीं, बहुत जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होगा, और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मत सोचिएगा कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर देते हैं, नहीं, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपका। अब देखिए गिवन क्राइटेरिया पहले हम नोट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 3 वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर है, और ए डॉट बी और ए डॉट सी का प्रोडक्ट 0 है, और बी और सी के बीच का एंगल 30 डिग्री है, यानी π/6 रेडियन है। अब इस सवाल में दिया गया है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों की वैल्यू 0 है, और इन तीनों वेक्टर्स में कोई भी नल वेक्टर नहीं है, सब कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ए बी पे परपेंडिकुलर है और ए सी पे परपेंडिकुलर है, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ए एक ऐसा वेक्टर आया जो बी पे भी परपेंडिकुलर है और सी पे भी परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है, बी पे भी और सी पे भी। देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। जब भी कोई वेक्टर दो दिए गए वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है, देन दैट वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। यह आपको बताया जा चुका है। अब आगे देखिए, इस रिलेशन के दोनों तरफ हम मॉड ले लेंगे, देखिए टेकिंग मॉडुलस टू बोथ साइड वी गेट। तो हमने लिया यहाँ ए का मॉड, लैम्डा का मॉड, बी क्रॉस सी का मॉड।
अब बी क्रॉस सी की डेफिनेशन लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। यहाँ देखिए ए का मॉड, लैम्डा का मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन 30 डिग्री, क्योंकि बी और सी के बीच का एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री। अब चूंकि ए बी सी कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और साइन 30 हाफ है, सबकी वैल्यू डालेंगे, सबकी वैल्यू डालेंगे, ऐसा आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी ±2। अब गौर से देखिए, इस रिलेशन को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये इस रिलेशन में हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे ±2, तो हमें मिल जाएगा A = +-2 टाइम्स बी क्रॉस सी। यही रिजल्ट हमारा आ गया है, तो कोई खास बात नहीं है इसमें। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप इसको कॉपी कर चुके होंगे, अब इन्हीं पे बेस्ड आपको आपका असाइनमेंट दिखाते हैं। गौर से देखिए, बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन छांट के लाए गए हैं, इन्हें आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, और इन सारे सवालों के जो आंसर्स हैं इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इसको कॉपी कर चुके होंगे, अब आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहां पे 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, और उनके सम का जो मैग्नीट्यूड है 1 है। सी वेक्टर = लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी दिया गया है, और सबके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, और हमसे पूछा गया है ए और बी के बीच का एंगल बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे C = लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो इससे क्या पता चला है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे ये पता चला कि C is perpendicular to A as well as C is perpendicular to B, यानी C जो है A और B दोनों पे परपेंडिकुलर है, और चूंकि C A पे भी परपेंडिकुलर है, C B पे भी परपेंडिकुलर है, तो A और B दोनों से C का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। देखिए ये बात यहाँ पे लिख दिया गया है। अब गौर से देखिए, चूंकि यहाँ पे देखिए A + B + C के मैग्नीट्यूड का सम 1 दिया है, तो A + B + C के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। गौर से देखिए, ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर हम क्या निकाल चुके हैं, हम ऊपर निकाल चुके हैं C डॉट A = 0 एंड C डॉट B = 0। तो यहाँ पे B डॉट C और C डॉट A दोनों 0 होगा, चाहे B डॉट C हो चाहे C डॉट B हो, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, A + B + C के मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 1 दिया है। सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हैं, ये देखिए, इनको स्क्वायर करके डालना है यहाँ पे, ये मैंने डाल दिया। 2 टाइम्स A डॉट B ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों की वैल्यू 0 आ चुकी है, वो डाल दिया है मैंने। अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो A डॉट B की वैल्यू 0 आ जाएगी। A डॉट B की वैल्यू 0 का मतलब है कि A इज परपेंडिकुलर टू B, क्योंकि A और B में से कोई 0 नहीं है, उनके कुछ मैग्नीट्यूड्स दिए गए। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे, तो वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो A इज परपेंडिकुलर टू B, और जब परपेंडिकुलर हो गया तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यही हमसे पूछा गया इस सवाल में, A और B के बीच का एंगल बताइए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। गौर से देखेंगे आप, यहां पे दिया गया है कि ए बी यूनिट वेक्टर्स हैं, और A + B का जो मैग्नीट्यूड है √3 है, इस चीज की वैल्यू बतानी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमें गिवन है। तो A और B यूनिट वेक्टर्स है, तो A और B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, और A + B का मैग्नीट्यूड √3 दिया गया है। अब इस एक्सप्रेशन को हम कंसिडर करते हैं, देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम टर्म बाई टर्म डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो देखिए ये मिलेगा हमें। इसका पहला टर्म लिया, इसके पहले टर्म से 2 3 जा 6 A डॉट A। अब इसका देखिए पहला टर्म, इसका दूसरा टर्म, तो 2 A डॉट B, 2 टाइम्स A डॉट A क्रॉस B। अब इसका सेकेंड टर्म इसके साथ पहले टर्म के साथ जाएगा, 5 3 जा 15 B डॉट A। अब 5 1 जा 5 B डॉट B। अब 5 कॉमन हो जाएगा, B डॉट A क्रॉस B, यह आ जाएगा। अब इसमें 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए एक टर्म ये और एक टर्म ये, इन दोनों टर्म की वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पे हम जानते हैं कि A क्रॉस B जो वेक्टर होता है वो A पे परपेंडिकुलर होता है, और A क्रॉस B वेक्टर B पे भी परपेंडिकुलर होता है। ये हम आपको बता चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में। तो जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, इसीलिए इन दो टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहां पे देखिए ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, वैल्यू बराबर होगी। बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, देखिए 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर और 2 ए डॉट बी और 15 बी डॉट ए, ये हो जाएगा 17 ए डॉट बी, चूंकि ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए की वैल्यू के बराबर होती है। और ये हो जाएगा 5 टाइम्स मॉड बी का होल स्क्वायर। चूंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है 1, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहां पे रखेंगे 1, यहां पे रखेंगे 1, तो ये 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, तो हमें ये मिलेगा 11 प्लस 17 ए डॉट बी, ये हमें मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट पेज में लेके चल रहे हैं, गौर से देखिएगा। हमें क्या मिल गया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई है 11 प्लस 17 ए डॉट बी। अब यहां पे चैलेंज क्या हमारे सामने है, ए डॉट बी की वैल्यू को निकालना है। तो अगला टारगेट होगा हमारा ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, और यहां पे हम ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे इस दिए गए रिलेशन के द्वारा। ये हमें दिया गया है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम डॉट प्रोडक्ट वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा। और चूंकि ए और बी यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज को डालेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और जब हमें ए डॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 39/2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, गौर से देखेंगे आप। यहां पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, एक वेक्टर ए दिया गया है और बी दिया गया है, और सी एक ऐसा वेक्टर है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू 2√2, और ए क्रॉस बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया गया है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, और इस सवाल में ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल दिया गया है 30 डिग्री। देखिए एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर इज 30 डिग्री। तो ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मान लो और सी को एक वेक्टर मान लो, और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा देते हैं। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमने पहले वेक्टर को मान लिया है ए क्रॉस बी, और इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में जो एंगल है ए क्रॉस बी और सी के बीच में 30 डिग्री, उसका साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। अब जो है इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम फोकस करेंगे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड पे। देखिए इस बात पे फोकस करेंगे, चूंकि ए वेक्टर हमें मालूम है, बी वेक्टर हमें मालूम है, तो हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेंगे। आइए पहले हम ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए वेक्टर की वैल्यू डालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे परफॉर्म करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें ये मिलेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। मैग्नीट्यूड निकालना हम वेक्टर्स का आपको सिखा चुके हैं। इस तरीके से ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 3, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 3/2 टाइम्स मॉड ऑफ सी। अब इस चीज की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन अब हमारे सामने एक नया चैलेंज आ गया है कि सी का मैग्नीट्यूड चाहिए। अगला टारगेट है हमारा सी का मैग्नीट्यूड। तब आगे देखिए, अब हम इस कैलकुलेशन में ये बताएंगे कि सी का मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे। उसके लिए हम इस डेटा को इस्तेमाल करेंगे। देखिए c माइनस ए का मैग्नीट्यूड 2√2 है, इस डेटा को इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यह आपका आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम डॉट प्रोडक्ट में आपको सिखा चुके हैं, तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या पता है, ए वेक्टर पता है यहाँ पे देखिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, और सी डॉट ए की वैल्यू, चाहे ए डॉट सी कहिए चाहे सी डॉट ए कहिए, दोनों बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट की केस में। तो सी डॉट ए की वैल्यू कितनी दी गई है मॉड सी,
तो आइए हम इसमें पुट करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। तो यहां से जब ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो उससे आपका आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड 3, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो ये 9 आ जाएगा। और चूंकि सी डॉट ए मॉड सी है, इसीलिए सी डॉट ए की जगह हम मॉड सी रख दिए। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा। अभी देखिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, इससे हमें c का मैग्नीट्यूड आ गया 1। तो जब c का मैग्नीट्यूड 1 मिल गया तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसी पे बेस्ड हम कुछ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको हम आपका असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, गौर से देखेंगे आप। यहां पे आपका असाइनमेंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, और इनके आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। अब फ्रेंड्स आपको हम ले चलते हैं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दिखाने के लिए। हम पहले चर्चा में लाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो गौर से देखेंगे आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें पहला पॉइंट देखिए, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर। पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स को कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसके एरिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। गौर से देखिएगा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम को हम डिनोट किए हैं AP, इज डिफाइंड एज बेस इंटू एल्टीट्यूड। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा होगा बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब आइए देखिए, ये पैरेललोग्राम है आपका, इस एंगल को हम थीटा मान ले रहे हैं, और ये वेक्टर बी वेक्टर है, ये वेक्टर ए वेक्टर है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। अब हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, तो बेस चाहिए और अल्टीट्यूड चाहिए। तो बेस हमें मालूम है मॉड ऑफ बी। अब अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, मॉड ए, और ये एंगल कितना है, थीटा, तो अल्टीट्यूड आ जाएगा मॉड ए साइन थीटा। इसको भी हम आपको बता चुके हैं, चाहे आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा अप्लाई कर देंगे तो जो अल्टीट्यूड की लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा आ जाएगी। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिलेगा, बेस की लेंथ इंटू अल्टीट्यूड की लेंथ। अब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना लिया गया है, थीटा। तो यही पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो अगर पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट साइड्स मालूम है, कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर, तो उसका एरिया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर पैरेललोग्राम में ही कुछ हम आगे और डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं अगर पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स वाले वेक्टर दिए गए। अब अगर डायगोनल वेक्टर दिया गया है पैरेललोग्राम में तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम D1 एंड D2 आर गिवन। इसमें कहा गया है कि पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स दिए गए हों तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होगा, एक दूसरा डायगोनल होगा। तो इस डायगोनल को हमने D1 से रिप्रेजेंट किया है, इस डायगोनल को हमने D2 से रिप्रेजेंट किया है। पैरेललोग्राम के केस में दोनों डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आपको बता चुके हैं। एक डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स और दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट साइड्स। आप वेक्टर का एडिशन प्रिंसिपल लगा के भी इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो आगे देखिए, तो यहां पे इस वाले डायगोनल को D1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है और इस वाले डायगोनल को D2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इन दोनों रिलेशन को एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें देखिए मिलेगा कैपिटल A वेक्टर इज इक्वल टू D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बाई 2 एंड कैपिटल B वेक्टर इज इक्वल टू D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बाई 2। ये हमें मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
वेक्टर ए और वेक्टर बी जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को परफॉर्म करेंगे, D1 क्रॉस D1 हो जाएगा, जीरो वेक्टर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस नल वेक्टर होता है, D1 क्रॉस D2 वेक्टर आएगा माइनस साइन के साथ, D2 क्रॉस D1 वेक्टर आएगा, नीचे 4 आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये मिलेगा। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल वेक्टर्स मालूम है तो उसका एरिया ये होता है, यहाँ हाफ का फैक्टर आ जाएगा। एडजेसेंट साइड्स मालूम है तो उसमें हाफ का फैक्टर नहीं आएगा, और डायगोनल वेक्टर्स मालूम है तो हाफ का फैक्टर आ जाएगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। गौर से देखेंगे आप, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल छोटे क्लासेस से पढ़े हैं, उसी चीज को यहाँ पे बताएंगे आपको। गौर से देखिए, लेट ए एंड बी बी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ए वेक्टर और बी वेक्टर ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं ये हम देखिए बचपन से पढ़ चुके हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज डिफाइंड एज हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब आइए हम एल्टीट्यूड और बेस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो गौर से देखिएगा, यही वाला ट्रायंगल है ये। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर ए से, तो इसकी लेंथ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसकी लेंथ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर इस एंगल को थीटा मान लें, यानी ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा मान लें, तो एल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी मॉड बी साइन थीटा। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल के एरिया को यहाँ पे डेल्टा से डिनोट किया गया, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस लेंथ कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एल्टीट्यूड कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये एक्सप्रेशन क्या है देखिए, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस रिजल्ट को याद रखना है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके एडजेसेंट साइड्स वाले वेक्टर्स दिए हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ध्यान से देखेंगे आप, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहां पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक सवाल के रूप में आपसे पूछ रहे हैं, फिर उसका जवाब भी हम देंगे। देखिए, इफ AC and BD are two diagonals of a quadrilateral, then prove that its area is half times magnitude of AC cross BD। तो दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया गया है, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये रिजल्ट पैरेललोग्राम के लिए भी ट्रू है, लेकिन किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए भी ट्रू है कि अगर उसके डायगोनल वेक्टर्स दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो उसका भी एरिया हम हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम वेक्टर एरिया का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, लेट वेक्टर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD बी AQ वेक्टर। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल दिखाया गया ABCD, इसका एरिया हमने क्या मान लिया है AQ वेक्टर, वेक्टर एरिया। चूंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, आगे हम फिजिक्स में भी कई जगह पे इसको देखेंगे। अब इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में बांटेंगे हम। ध्यान से देखिए, AC डायगोनल के जरिए दो पार्ट में हमने बांट दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक एरिया ये है ट्रायंगल ADC का और एक एरिया है ट्रायंगल ABC का, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा इन दो ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। गौर से देखिए, तो जो AQ वेक्टर है यानी वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो होगा वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल के वेक्टर एरिया के सम के बराबर होगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल का वेक्टर एरिया कैसे निकालेंगे मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो AQ वेक्टर हो जाएगा। अब ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, AC क्रॉस AD और हाफ रखेंगे और मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे, वेक्टर एरिया निकालेंगे। जब भी वेक्टर एरिया निकालना होगा तो हम ऐसे ही छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे, हम मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे। और इसका सेंस क्या है, पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट करो तो पॉइंटिंग आउटवर्ड आ रहा है। इसका डायरेक्शन जो आ रहा है, पहले ट्रायंगल का वेक्टर एरिया पॉइंटिंग आउटवर्ड आ रहा है। और दूसरे ट्रायंगल का क्या होगा, AB क्रॉस AC
और हाफ लगा लिया है और मैग्नीट्यूड नहीं लगा, छोटे ब्रैकेट में लिखा वेक्टर एरिया। और इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट करिए तो पॉइंटिंग आउटवर्ड है, तो दोनों वेक्टर एरिया का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में यानी पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, AC को आगे करेंगे, AB को पीछे करेंगे, तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। देखिए ध्यान से, वो मैंने इसलिए किया है ताकि AC, देखिए यहां पे पहले लिखा है तो यहां पे भी पहले आ जाए ताकि हम कॉमन ले सकें। तो अब हम AC वेक्टर को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। देखिए ये हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, इस वेक्टर को हमें कैलकुलेट करना है। इस वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं डायग्राम के जरिए। देखिए इसी क्वाड्रिलेटरल को हमने नीचे बना दिया है और ट्रायंगल ABD में हम एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर लगाते हैं। देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ABD, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। ये कहां से आया, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर से आया। इस ट्रायंगल में हमने लगाया है ABD ट्रायंगल में। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो BD वेक्टर क्या हो जाएगा, AD माइनस AB वेक्टर। अब यहां पे गौर से देखिए, AD माइनस AB वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमने AD माइनस AB की जगह BD वेक्टर लिख लिया। तो ये हमारा जो आया है, ये क्वाड्रिलेटरल का वेक्टर एरिया आ गया है। अब चूंकि हमको एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम मॉड ले लेंगे दोनों साइड। तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया का मैग्नीट्यूड आ गया। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल वेक्टर्स मालूम है, AC वेक्टर और BD वेक्टर, तो उसका एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आप कॉपी कर चुके होंगे। अब आइए आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं जो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। पहला प्रॉब्लम देखिए आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये दिया गया है, कह रहा है एक ट्रायंगल है जो 3D स्पेस में उसके वर्टिसेस दिए गए हैं, तो उसका एरिया निकालना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रायंगल दिखाया गया है ABC, उसके वर्टिसेस मैंने यहां पे नोट कर दिया है। अब आगे देखिए, लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डेल्टा। इस ट्रायंगल के एरिया को हमने डेल्टा अज्यूम कर लिया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के दो एडजेसेंट वेक्टर हमें मिल जाए तो हम एरिया देखिए इस फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक AB वेक्टर है और एक AC वेक्टर है, ये दोनों एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। इनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रायंगल के केस में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आप अगर भूल रहे हो तो वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें AB वेक्टर चाहिए और AC वेक्टर चाहिए। तो अब देखिए हम AB वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए AB वेक्टर निकालना है तो देखिए A पहले लिखा है, B बाद में लिखा है। तो अगर AB वेक्टर निकालना होता है तो पोजीशन वेक्टर आप बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर आप पहले वाला। तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर आप B बाद में है, माइनस पोजीशन वेक्टर आप A पहले है। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। अब पोजीशन वेक्टर आप B क्या है, देखिए B का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 5, तो B का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, माइनस A का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा AB वेक्टर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से AC वेक्टर भी निकाल लेंगे। देखिए AC वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। अब C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, और A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। देखिए यहां पे नोट कर दिया गया है। अब इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा AC वेक्टर आ जाएगा। अब AB वेक्टर और AC वेक्टर देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इन दोनों चीज की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। आइए पुट करके दिखा रहे हैं। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना आपको सिखा चुके हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आपका ये आ जाएगा देखिए, और एरिया की वैल्यू आ जाएगी ये। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। तो ट्रायंगल के केस में अगर दो एडजेसेंट वेक्टर्स हमें मिल जाते हैं तो उसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जरा गौर से देखेंगे। यहां पे एक ट्रायंगल है ABC
और उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। देखिए हम यहाँ डायग्राम से दिखा रहे हैं आपको। कैपिटल ए पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर। कैपिटल बी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी वेक्टर। कैपिटल सी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर। तो उस ट्रायंगल का एरिया इतना होगा। इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कई जगह हम इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल करेंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे ये हम आपको बता चुके हैं कि ट्रायंगल के दो एडजेसेंट वेक्टर्स अगर पता है, जैसे यहाँ पे BC वेक्टर और BA वेक्टर, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। आइए देखिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC क्रॉस BA। हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले सकते हैं। हमने ये ले लिया BC क्रॉस BA और उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब हम BC वेक्टर कैसे निकालेंगे, गौर से देखिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ये फार्मूला अभी हम पिछले सवाल में इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए सबका पोजीशन वेक्टर डाल दीजिए। तो C का पोजीशन वेक्टर C है, B का पोजीशन वेक्टर B है, एक ब्रैकेट में क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए C क्रॉस A मिलेगा और माइनस C क्रॉस B मिलेगा और फिर माइनस B क्रॉस A मिलेगा और B क्रॉस B नल वेक्टर हो जाएगा, यानी जीरो वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम माइनस साइन हटाना चाहते हैं तो इस केस में B और C को इंटरचेंज करना पड़ेगा, इस केस में A और B को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ B क्रॉस A होता है, तब यह आ गया। अब इसको एक ऑर्डर में हम लिख दें तो हम एक ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, कई सवालों में इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको लेके चलते हैं नए प्रॉब्लम की तरफ, तो गौर से देखेंगे। यहां पे एक सवाल दिया गया जिसको हम आपको डायग्राम के जरिए समझा देते हैं, गौर से देखिए। एक ट्रायंगल है ABC, उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं और इस ट्रायंगल में C पॉइंट से AB लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ स्मॉल p है। तो यही प्रूव करना है कि जो स्मॉल p की वैल्यू आएगी इतनी होगी। तो सवाल को आप पढ़ लीजिए, जो चीज मैंने समझाया है वही पूछ रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए पहला तरीका अभी हमने कहा था, उस रिजल्ट को आप याद रखिएगा जो अभी हमने पिछले सवाल में करवाया था कि ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स मालूम है तो उसका एरिया हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये आप याद रखेंगे। और दूसरे तरीके से भी इसका एरिया निकाला जा सकता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड से। देखिए अगर इसी ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे ढंग से निकालना चाहें, AB को बेस मान लें, ये P को अल्टीट्यूड मान लें, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ AB इंटू P। अब देखिए AB की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। A और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर्स पता है, तो जब भी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होता है और दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालना होता है, तो दोनों पोजीशन वेक्टर को घटा के हम मॉड ले लेते हैं। तो हम AB का जो लेंथ निकालना चाहें तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मॉड, चाहे वेक्टर B माइनस वेक्टर A का मॉड, दोनों ही चल जाएगा। तो गौर से देखिए यही चीज यहाँ पे किया गया है। ये ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है, AB की वैल्यू क्या हो गया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर का मॉड, चाहे A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मॉड, और ये आपका अल्टीट्यूड है P। अब ये दोनों ही सेम ट्रायंगल के एरिया है तो इनको हम इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा तो P की वैल्यू आ जाएगी, यही जो आपको प्रूव करना है। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर गिवन बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। तो पहले देखिए ये हमारा गिवन डेटा है, पहले वेक्टर को हमने D1 वेक्टर मान लिया है, दूसरे वेक्टर को हमने D2 वेक्टर मान लिया है। D फॉर डायगोनल, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दिए गए हैं तो D1 वेक्टर और D2 वेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया है। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए let the area of parallelogram with D1 and D2 as diagonal vectors is AP।
और AP का फॉर्मूला ये होता है हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। अब हम D1 वेक्टर और D2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना हम आपको सिखा चुके हैं, तो आपका ऐसा आ जाएगा। अब इस चीज़ का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड आपका यह आ जाएगा और इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ जाएगी √62 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, गौर से देखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर दिया गया है। और क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि OAC आर नॉन कोलिनियर और स्मॉल p है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो आइए हम पहले इतनी बात करते हैं आपसे, फिर आगे सवाल को देखेंगे। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है OABC और OAC नॉन कोलिनियर है, यानी OAC तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया गया है स्मॉल p। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे और डेटा आप देखिए, जितने भी वेक्टर्स दिए गए हैं सब O से दिए गए हैं, तो हम OB वाले डायगोनल से इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। आइए दिखाते हैं। देखिए ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब हम दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। देखिए ये आपका ट्रायंगल है OBC और नीचे है आपका ट्रायंगल OAB और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, जिसको P से डिनोट किया गया है। यहाँ पे आगे देखिए स्मॉल p इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, जिसको स्मॉल p से डिनोट किया गया है इस सवाल में। अब हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ये आपको बताया जा चुका है। ट्रायंगल OAB का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्रॉस OB प्लस ट्रायंगल OBC का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ OB क्रॉस OC। अब इस सवाल में देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये डेटा दिया गया है, OA दिया है, OB दिया है, OC दिया है, इनकी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। देखिए पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। यहां पे गौर से देखिए A क्रॉस A नल वेक्टर हो जाएगा, यहां पे आएगा 2 टाइम्स A क्रॉस B, यहां पे 10 टाइम्स A क्रॉस B क्रॉस B नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर हो जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये। अब यहां पे देखिए 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, 10 बाहर कॉमन ले लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा P इज इक्वल टू 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस P। ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट पूरा हो गया। अब इसी सवाल में आगे कह रहा है कि OA और OC को एडजेसेंट साइड्स मान के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें और उसका एरिया कह दिया गया स्मॉल q। तो देखिए ये कैलकुलेशन कैसे होगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखिएगा। तो पहले केस में क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम इतना ला चुके हैं, स्मॉल p इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस P। अब जो क्वाड्रिलेटरल है ये, अब OA को और OC को एडजेसेंट साइड्स मान के पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो देखिए हम यहां कंप्लीट कर दिए हैं, इसके पैरेलल इधर खींचेंगे और इसके पैरेलल इधर खींचेंगे, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका एरिया देखिए, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसका एरिया सवाल में स्मॉल q से डिनोट किया गया है। तब आइए यहां पे गौर से देखिए, एरिया पैरेललोग्राम विद OA एंड OC एज एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्रॉस OC। पैरेललोग्राम के केस में हाफ नहीं लगाते हैं जब एडजेसेंट साइड्स दिया रहता है। अगर डायगोनल वेक्टर दिया है पैरेललोग्राम के केस में तब हाफ लगाएंगे, एडजेसेंट साइड्स दिया है पैरेललोग्राम केस में तो हाफ नहीं लगेगा। अब आगे आइए, तो इस एरिया को Q कहा गया है और OA और OC वेक्टर दिया गया है सवाल में, A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। इसकी वैल्यू को हम यहां पुट कर दे रहे हैं। तो हमारा Q वेक्टर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस P। अब हमें दो रिजल्ट मालूम है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम, देखिए कंबाइन करके हम लिख दे रहे हैं, ऐसा मैंने लिख दिया। अब हम रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो लेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा। और सवाल में एक कंडीशन दिया है कि P बराबर KQ है, तो K की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो कंपैरिजन करेंगे तो हमें K की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6। यही हमसे पूछा गया है।
तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम गौर से देखिए बच्चों, यह आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट्स इन स्पेस, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दिस कंडीशन इज गिवन। तो यहां पे हम डायग्राम पहले दिखा रहे हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, यहां पे बात किया गया है कि जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया क्या है, डेल्टा, और एक पॉइंट और है डी, स्पेस में है सभी पॉइंट, और एबीसी से एक ट्रायंगल बन रहा है। हमने क्या किया, ए का पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर मान लिया, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर मान लिया, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर मान लिया, और डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर मान लिया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे पहले, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया की बात की गई है सवाल में, डेल्टा। तो आइए देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ये आपका ट्रायंगल का एरिया होगा। अब हम ए बी वेक्टर निकालेंगे और ए सी वेक्टर निकालेंगे। चूंकि ये ओरिजिन हो गया, क्योंकि यहां का पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर मान लिया मैंने, तो यही आपका बी वेक्टर हो गया और यही आपका सी वेक्टर हो गया। तो हम ए बी और ए सी वेक्टर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड 2 डेल्टा। यहां देखिए 2 इधर जाएगा डेल्टा के साथ, तो 2 डेल्टा हो जाएगा। और अब इसमें देखिए एक एक्सप्रेशन ये है, एक ये है, एक ये, तीन एक्सप्रेशन है। अब हम पहले एक एक एक्सप्रेशन को लेते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे। पहला एक्सप्रेशन मैंने लिया ए बी क्रॉस सी डी, ए बी क्रॉस सी डी। तो अब हम ए बी को कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, तो बी क्रॉस डी और माइनस बी क्रॉस सी, और 0 से सबका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरा टर्म कंसीडर करेंगे। देखिए बी सी क्रॉस ए डी, यहां पे जो दिया गया है दूसरा टर्म। अब बी सी को क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इसके लास्ट टर्म को हम लेंगे सी ए क्रॉस बी डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब यहां पे ये तीनों लाइन को हम ऐड करेंगे, तभी तो इसका सम आएगा। इन तीनों को जोड़ा गया है, तो जब हमने जोड़ दिया तो हमारा ऐसे आ गया। अब जोड़ने पे देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, बी क्रॉस डी से कैंसिल हो जाएगा, यहां माइनस है, सी क्रॉस डी यहां माइनस सी क्रॉस डी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे देखिए 2 टर्म बचेगा, एक माइनस बी क्रॉस सी और एक बचेगा सी क्रॉस बी। तो सी क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस सी, तो इसको भी हम इसी के बराबर लिख सकते हैं। तो जब ऐड होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि इसका मॉड लिया गया है दोनों तरफ, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा ऐसा है, माइनस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, हम ये हाईलाइट कर दें। बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, 2 डेल्टा, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे 2 डेल्टा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 डेल्टा। अब इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करिए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। वही इसमें पूछा गया है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो लैम्डा की वैल्यू 4 होगी। तो फ्रेंड्स इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हम कुछ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको असाइनमेंट दिखा रहे हैं, गौर से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, ये उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड असाइनमेंट आपको दिया गया है। इसको आप ट्राई करेंगे और इनके आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इनको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस को असाइनमेंट के रूप में आपको देंगे। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, ये आपके इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, और इनके आंसर्स इसी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए गए। और अब आगे देखिए इंटीजर आंसर टाइप के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं, बहुत मेहनत से डिजाइन किए गए हैं बेटा, तो इसको आप अच्छे से ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आखिरी के 3 क्वेश्चंस ये हैं आपके,
बहुत ही मेहनत से डिजाइन किए गए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप पूरे मन से प्रयास करेंगे इनको, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अब हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आप पहले सवाल लगाएंगे बिना आंसर्स देखे, फिर लास्ट में आप आंसर को देख के अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। और मुझे आईआईटी की मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए 20 साल हो गए हैं, और ये मेरे लाइफ का बेस्ट वर्जन मैंने आपको दिया है। इससे अच्छा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता है। तो आज का हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। अब फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।